स्वागत है दोस्तों। आप सुन रहे हैं कहानी वार्ता अपने दोस्त विक्रम के साथ। और आज हम सुनने जा रहे हैं दौलत खतरे में भाग 5 पार्ट 5। कहानी में देवराज चौहान ने डकैती प्लान की है, अपने 7 लोगों को लगा लिया है। और कल तक लग रहा था शायद जगमोहन साथ नहीं है, लेकिन जगमोहन भी साथ ही है। तो हमेशा की तरह बाकी बातें एपिसोड के एंड में। शुरू करते हैं दौलत खतरे में पार्ट 5। पार्वती और दीपा फारिग हुई तो देवराज चौहान उन दोनों से बोला, रात को तुम लोग इसी कमरे में रहोगे। जब तक काम चलेगा ये कमरा तुम लोगों के सोने बैठने के काम आएगा। अच्छा माई बाप। दीपा पूरी कलाई पर पड़ी राजस्थानी प्लास्टिक के कड़ों पर हाथ फेरते हुए बोली, जिन्होंने उसकी बांह को पूरा ढांप रखा था। देखने में वो राजस्थानी गांव की पक्की मजदूरनी लग रही थी। और पार्वती को तो मजदूरनी का वेश धारण करने में खास मेहनत नहीं करनी पड़ी थी, क्योंकि उसका चेहरा मोहरा ही ऐसा था। ठेकेदार साहब, भीम सिंह ने कुदाल रोककर देवराज चांद को देखा। मेरे ताऊ का लड़का कुछ दूरी पर रहता है, रात में वहीं बिताकर सुबह आ जाऊंगा। ठीक है, जैसा तुम ठीक समझो। काम नहीं रुकना चाहिए, देवराज चांद ने शांत स्वर में बोला। जी ठेकेदार साहब। आसपास से पुलिस वाले आ जा रहे थे। भीम सिंह की बात सुनकर पार्वती ने खा जाने वाली निगाहों से उसे देखा। बढ़िया त्रिपाठी साहब, अब मैं चलता हूँ, शाम को फेरा लगा। ठीक उसी समय पीछे वाले अहाते में सब इंस्पेक्टर सूरजभान यादव ने कदम रखा। उसने सुलगती सिगरेट थाम रखी थी और कश लेते हुए खुदाई होते काम को देखने लगा। हवलदार त्रिपाठी यादव को वहां आया पाकर पल भर के लिए सक पकाया। सब इंस्पेक्टर यादव हैं, त्रिपाठी फुसफुसाया। इससे जरा सावधान रहना। तभी यादव पास पहुंचते हुए बोला, मानना पड़ेगा हवलदार त्रिपाठी, कल बात हुई और आज काम शुरू करवा दिया। सर, ठेकेदार अपने घर का ही है, इसे कहने की देर थी कि काम फौरन चालू हो गया। यादव ने देवराज चौहान को देखा। अच्छा, क्या रिश्ता है तुम्हारा इससे? मेरे चाचा का दामाद जो ठहरा, एकदम बढ़िया काम करेगा, हवलदार त्रिपाठी ने जोश भरे स्वर में बोला। इस तरफ कमरे बनेंगे, और अगर कोई फेर बदल करना चाहे तो बता दीजिए। इस काम के लिए तुम ही काफी हो, मेरे दखल की गुंजाइश ही कहाँ है, यादव मुस्कुराकर बोला। फिर देवराज चौहान को देखकर बोला, क्या नाम है तुम्हारा? प्रसाद सिंह इंस्पेक्टर साहब। सब इंस्पेक्टर यादव ने सिर हिलाकर आसपास निगाहें मारते हुए कहा, तुम्हारा काम बहुत धीमी गति से चल रहा है। सिर्फ 2 मजदूर ही लाए हो ऐसे तो। दो वो भी तो हैं। त्रिपाठी ने फौरन दीपा और पार्वती की तरफ इशारा किया। सब इंस्पेक्टर यादव ने दीपा और पार्वती पर निगाह मारी। वो तो मिट्टी वगैरह ढोकर बाहर ले जाएंगी, खुदाई तो नहीं करेंगी। इन दोनों को तो खुदाई करने में 10 दिन लग जाएंगे, जबकि खुदाई का काम तो 2 दिन में खत्म हो जाना चाहिए। त्रिपाठी से कुछ कहते न बना। देवराज चांद ने बगल में दबा रखा ठेकेदारी वाला बैग ठीक किया और मुस्कुराकर बोला, आप ठीक कह रहे हैं इंस्पेक्टर साहब। दरअसल त्रिपाठी साहब फौरन काम शुरू करवा देना चाहते थे और मेरी लेबर दूसरी जगह काम पर लगी है, इसलिए 2 को लाकर मैंने काम तो शुरू करवा दिया। अभी मेरी लेबर के पास टाइम नहीं है, कल मैं बाहर से लेबर लाकर यहाँ लगाऊंगा। 2 दिन में नींव तैयार हो जाएगी। हम्म। यादव ने कष्ट लेकर सिर हिलाया। ये बात तो समझ में आती है। कहने के साथ ही यादव उस कमरे की तरफ बढ़ गया जिसे मजदूरों के लिए खाली कराया गया था। यहाँ उनका रहने का बंदोबस्त किया था। यादव ने कमरे में झांक कर पलटा। त्रिपाठी, इन्हें वो कोने वाला कमरा दे देते, वो इनके लिए ठीक रहता। एक ही बात है सर, वो हो या ये, क्या फर्क पड़ता है, कुछ दिन की तो बात है। कश लेता हुआ यादव उनके पास पहुंचकर बोला, त्रिपाठी, कमरे बनाने तो इंस्पेक्टर साहब ऊपर से पास करा लाए हैं, लेकिन बजट तो अभी पास नहीं हुआ होगा। नहीं, बजट पास होने में तो अभी कई दिन लगेंगे। तुमने खर्चे का बजट दे दिया? यादव ने सीधे देवराज चौहान से पूछा। नहीं इंस्पेक्टर साहब, अभी नहीं दिया। वैसे कल बड़े इंस्पेक्टर साहब बजट देने को कह रहे थे। कमाल है, बजट पास नहीं हुआ और तुमने काम शुरू करा दिया। अजीब ठेकेदार हो तुम।
त्रिपाठी को लगा जैसे गले में कांटा आ फंसा हो। जबकि देवराज चौहान पहले की तरह सामान्य स्वभाव में बोला, इंस्पेक्टर साहब, हम कोई ऐसे वैसे ठेकेदार नहीं है, खाते पीते ठेकेदार हैं। ये 6 कमरे तो हमारे लिए मामूली सी बात है। हम तो बड़े बड़े काम अपने पल्ले से शुरू करवा देते हैं। बजट तो पास होता ही रहता है, कभी 10,000 कम तो कभी ज्यादा, क्या फर्क पड़ता है। और फिर ये काम तो हम त्रिपाठी साहब के लिए कर रहे हैं, इसलिए कि ये हमारे रिश्तेदार हैं। नहीं तो हम छोटे छोटे कामों को हाथ में भी नहीं लेते। अगर कम बजट पास होगा तो कम सही, पल्ले से तो कुछ नहीं जाएगा। इस काम में प्रॉफिट नहीं मिला तो क्या फर्क पड़ता है। माँ वैष्णो देवी की कृपा से बहुत है। माँ वैष्णो देवी की कृपा से बहुत नोट है हमारे पास, और फिर नोट तो आते जाते रहते हैं। बड़ा ठेकेदार ऐसी छोटी छोटी बातें नहीं सोचता। हमारे कपड़ों पर मत जाइए। इस धंधे में जितने भी अच्छे कपड़े पहन लो, धूल मिट्टी में ऐसे ही हो जाते हैं। कहने के बाद देवराज चौहान ने काम करते भीम सिंह और रूपलाल को देखा। आज जल्दी चलाओ, कुछ दिन बाद हमें सेठ का बंगला बनाना है। सारी उम्र यहीं बिता दोगे क्या? जल्दी काम करो, शाम को आऊंगा। भीम सिंह और रूपलाल तेजी से फावड़ा और कुदाल चलाने लगे। अच्छा त्रिपाठी साहब, हमें जरा काम है। ठीक है प्रसाद सिंह, आप काम कर रहे हैं तो मुझे भला क्या चिंता। त्रिपाठी मुस्कुराया। नमस्कार इंस्पेक्टर साहब। देवराज चंद बगल में बैग दबाए बैग को ठीक करते हुए इस सब इंस्पेक्टर सूरज भान से बोला, और पुलिस स्टेशन के भीतरी हिस्से की तरफ बढ़ गया ताकि सामने वाले मुख्य द्वार से बाहर निकल सके। सब ठीक है ना सर? हवलदार त्रिपाठी ने यादव को देखा। ठीक ही लगता है। सब इंस्पेक्टर यादव की निगाह घूमने लगी। आखिरकार उसकी नजरें दीपा पर अटकी। यादव दीपा को बतौर त्रिपाठी की बीवी 5-7 बार देख चुका था, परंतु इस समय दीपा मजदूरनी बनी हुई थी और राजस्थानी वेश में थी, इसलिए अब उसे बतौर दीपा पहचानना यादव के लिए कठिन था। सब इंस्पेक्टर सूरजभान यादव सिगरेट सुलगाकर दीपा को देखते हुए धीमे स्वर में बोला, हवलदार त्रिपाठी, सर, तुम तो जानते हो कि मेरा परिवार गांव में रहता है। 2-4 महीने में एक आध चक्कर ही 2 दिन के लिए लगता है। जी। त्रिपाठी समझ नहीं पाया कि यादव कहना क्या चाहता है। यहाँ आकर जिंदगी नीरस हो जाती है, वक्त काटे नहीं कटता। ऊपर से इस थाने में इतना काम है कि चाहकर भी दाएं बाएं झांकने की फुर्सत नहीं मिलती। यादव कश लेकर बोला, आप ठीक कह रहे हैं सर। वो देखो, लाल और काले चोली घाघरे में जो मजदूरनी बैठी है। त्रिपाठी की निगाह दीपा पर जा टिकी। कितनी खूबसूरत है, गोरी चिट्टी। लगता ही नहीं कि वो मजदूरनी है। जी हाँ, कई मजदूरनियां वास्तव में खूबसूरत होती हैं। त्रिपाठी जल्दी से बोला, उसकी चोली देखो, इतनी छोटी है कि पूछो मत। मजा आ रहा है ना त्रिपाठी? त्रिपाठी ने होंठ भींच लिए। चोली से दीपा की आधी छातियां नजर आ रही थी, जो कि वास्तव में किसी का भी ईमान खराब कर देने के लिए काफी थी। यादव उसी बारे में जिक्र कर रहा था। त्रिपाठी, सर, जरा इस मजदूरनी को टटोलो, देखो बात बनती है। बात? हाँ। यादव ने मुस्कुराकर त्रिपाठी को देखा। मेरे ख्याल में बात बन जानी चाहिए। क्यों, तुम्हारा क्या ख्याल है? त्रिपाठी के होंठ पुनः भिज गए। त्रिपाठी, पीछे कमरे भी हैं, मौका मिल जाएगा, मिल बांट कर खा लेंगे। हवलदार सुंदर सिंह त्रिपाठी का खून सुलग उठा। सुलगना ही था। यादव उसकी बीवी के बारे में ऐसा कह रहा था, लेकिन यादव को कहाँ पता था कि वो उसकी बीवी है। त्रिपाठी, उससे बात करके देखना। यादव बोला, जो मांगेगी दे देंगे। मैं बात करता हूँ। त्रिपाठी के होंठों से कठिनता से ये शब्द निकले। मुझे मालूम है तुम मामला बना लोगे, जल्दी बात करना। कहने के साथ सब इंस्पेक्टर यादव आगे बढ़ा और उनके पास छिटक कर पार्वती को देखकर बोला, तुम्हारा नाम क्या है? पारो नाम है मेरा हवलदार जी। मैं हवलदार नहीं हूँ, यादव एकाएक तीखे स्वर में बोला। मैं इंस्पेक्टर हूँ, सब इंस्पेक्टर।
हवलदार तो वो खड़ा है, कहते हुए यादव ने त्रिपाठी की तरफ इशारा किया। त्रिपाठी खा जाने वाली निगाहों से यादव को देखे जा रहा था। ओह, हमने तो समझा आप हवलदार हैं, इस थाने के मालिक हैं। पारो ने सरल स्वर में कहा। हमें क्या मालूम, हवलदार थाने का मालिक नहीं होता, यादव झुंझुलाया। मैं उस हवलदार का बड़ा हूं। ओह, हमें ना ही मालूम था, पारो ने पूर्वतः लहजे में सिर हिलाया। यादव के चेहरे का उखड़ापन कुछ कम हुआ। उसने दीपा को देखा। तुम्हारा नाम क्या है? यादव की निगाह दीपा की चोली से नजर आती छातियों पर आट की। दीपा ने फौरन उसकी नजरों को पहचाना। मेरा नाम दोई है साहब। दोई? ये क्या नाम होता है? यादव की निगाहें वहीं थी। हमारे वहां इस नाम को बहुत अच्छा माना जाता है साहब, दीपा ने हाथ नचाकर कहा। दोई? हम्म, अच्छा नाम है। तुम्हें मालूम है ना, मैं इंस्पेक्टर हूँ। इंस्पेक्टर बड़ा होता है उस सामने खड़े हवलदार से। अब हम ये बातें क्या जाने साहब। नहीं जानते तो अब जान लो। यादव ने अपने चेहरे पर हाथ फेरा। चंद कदम पीछे खड़े त्रिपाठी के सीने में जैसे आग जल उठी। मैं समझ गई साहब। एक बात कहूं तो ही, धीमे स्वर में कहते हुए यादव ने थोड़ा सिर आगे किया। दीपा ने यादव के ख्यालों को उसकी आंखों में पढ़ लिया था। क्या? तुम बहुत खूबसूरत हो। हटो जी, दीपा ने अदा से कहा और शर्माने वाले लहजे में मुंह दूसरी तरफ घुमा लिया। उसकी इस अदा पर यादव के छक्के छूट गए। वो पलटकर त्रिपाठी के पास पहुंचा। त्रिपाठी, मामला जम जाएगा, समझ गए? समझ गया सर। त्रिपाठी खून का घूंट पीते हुए मुस्कुरा कर कह उठा। इस दोई को तैयार करो। कहने के साथ ही यादव वहां से चला गया। उल्लू का पट्टा, पार्वती ने दांत भींचकर कहा। भीम सिंह ने रूपलाल को देखा। ये इसलिए इसलिए उल्लू का पट्टा कह रही है कि उसने इसे खूबसूरत नहीं कहा, भीम सिंह बोला। उधर हवलदार सुंदर सिंह त्रिपाठी खा जाने वाली निगाहों से दीपा को देखे जा रहा था कि उसकी छातियां क्यों नजर आ रही हैं। लेकिन इसमें दीपा क्या कर सकती थी, चोली होती ही ऐसी है। अगला दृश्य। देवराज चौहान वहां से सीधा बंगले पर पहुंचा। जगमोहन बंगले पर नहीं था। देवराज चौहान एक कागज और पेन लेकर पुलिस स्टेशन के पिछवाड़े का नक्शा बनाने लगा। वहां की हर चीज को उसने कागज पर उतारा और नक्शे में बने उस कमरे पर ध्यान देने लगा जो उन्होंने मजदूरों के लिए खाली कराया था, जहां से बैंक में जाने के लिए रास्ता बनाना था। लंबे समय तक देवराज चौहान कागज पर बने नक्शे में उलझा रहा। अगला दृश्य। शाम को करीब 5 बजे सब इंस्पेक्टर यादव और हवलदार त्रिपाठी का आमना सामना हुआ। यादव के होंठों पर मीठी मुस्कान उभरी। दीपा को देखने के बाद यादव की आंखों के सामने उसी का ही रंग रूप नाच रहा था। यादव को यकीन था कि दोई के साथ मामला जरूर जम जाएगा। त्रिपाठी, कहाँ भागे फिर रहे हो? यादव ने कहा। कुछ काम था सर, बाहर गया था, त्रिपाठी ने चेहरे पर जबरदस्ती की मुस्कान लाकर कहा। यादव ने इशारे से उसे अपने पास बुलाया। त्रिपाठी यादव के करीब आया। बात बनी? कौन सी बात सर? समझते हुए भी त्रिपाठी अनजान बनते हुए कह उठा। त्रिपाठी, वही दोई वाली बात, वो गोरी चिट्टी मजदूर नहीं। यादव धीमे स्वर में फुसफुसाया। त्रिपाठी का खून पुनः उबला, लेकिन अपनी भीतरी हालत पर वो काबू पाए रहा। इशारा दे दिया उसे थोड़ा बहुत। सर वो, त्रिपाठी के कहने से पहले ही पीछे देवराज चौहान का स्वर सुनाई दिया। नमस्कार इंस्पेक्टर साहब। कहिए त्रिपाठी जी, क्या हो रहा है? त्रिपाठी को लगा जैसे यादव नाम की मुसीबत से जान छूटी हो। इसे अभी मरना था। यादव बुरा सा मुंह बनाकर बड़बड़ाया। आइए प्रसाद सिंह जी। त्रिपाठी मुस्कुराकर पलटा। काम ठीक से चल रहा है ना? देवराज चांद ने ठेकेदारी वाली लहजे में पूछा। ठीक क्यों नहीं चलेगा? आपकी छत्र छाया के नीचे तो सब ठीक ही रहेगा। मैं जरा नजर मार लूं। चलिए चलिए, मैं भी साथ चलता हूं। सब इंस्पेक्टर सूरजभान यादव मन महसूस कर रह गया। दीपा को देखने के बाद ही उसका मन किसी काम में ठीक तरह से लग नहीं रहा था। वो सोच रहा था कि जल्दी से बात बन जाए तो बढ़िया रहे।
दिन में जाने कितनी बार दीपा मिट्टी के टोकरे उठाए उसके करीब से बाहर जाने वाले रास्ते से गुजरी थी। वो टकटकी बांधे दीपा को देखने लगता था और दीपा जैसे शर्माकर मुंह घुमा लेती थी। दीपा की ये अदा तो यादव की जान निकाले दे रही थी। आज तो यादव लंच करने भी नहीं गया था, सिर्फ इसलिए कि दीपा जब मिट्टी का टोकरा सिर पर उठाकर वहां से निकलेगी तो उसे देखेगा और उसकी चोली को देखेगा। एक दो केसों पर जाना था तो यादव ने दूसरे सब इंस्पेक्टर को भेज दिया, खुद नहीं गया था। यादव को पूरा यकीन था कि त्रिपाठी जल्दी सारा मामला पटा लेगा। अगला दृश्य। देवराज चौहान त्रिपाठी के साथ पुलिस स्टेशन के पिछवाड़े में पहुंचा। काम देखकर देवराज चौहान को तसल्ली मिली कि इतना काम हुआ पड़ा है। देखने वाला ये नहीं कह सकता था कि काम नहीं हुआ। भीम सिंह और रूपलाल एक तरफ बैठे जैसे आराम फरमा रहे थे। पार्वती और दीपा भी एक तरफ बैठी यूं ही हंस हंस कर बातें कर रही थी। उन चारों की निगाह देवराज चौहान पर जा टिकी। कमरों में पुलिस वाले रेस्ट करते नजर आ रहे थे। बहुत कम काम किया तुम लोगों ने, दिन भर आराम करते रहे। देवराज चौहान ने बगल में दबा रखी ठेकेदारी वाली बैग को ठीक करते हुए कहा। काम करना है या नहीं तुम लोगों ने? ठेकेदार जी, भीम सिंह बोला, सारा दिन तो काम करते। ठीक है ठीक है, कल ज्यादा काम करना, देवराज चौहान ने दूसरों को सुनाने की खातिर कहा। कोई कुछ ना बोला। हवलदार जी से पूछ लेना कहाँ चूल्हा जलाना है, खाना बनाकर जल्दी सो जाना, सुबह काम करना है। जी। चूल्हा कहाँ जलाना है? उधर दीवार के पास ईंटें रखकर जला लेना, हवलदार त्रिपाठी ने कहा। देवराज चौहान ने रूपलाल को इशारा किया और कमरे की तरफ बढ़ गया। कुछ पलों के उपरांत रूपलाल उठा और वो भी कमरे की तरफ बढ़ गया। देवराज चौहान के पीछे पीछे वो भी कमरे में पहुंचा। हवलदार त्रिपाठी भी आया तो देवराज चौहान धीमे स्वर में बोला, तुम बाहर ही रहो, ध्यान रखना कोई इस तरफ ना आए, आए तो हमें पहले से ही पता चल जाए। सिर हिलाकर त्रिपाठी बिना कुछ कहे बाहर आ गया। देवराज चौहान ने सिगरेट सुलगाकर रूपलाल को देखा। दिन में सब ठीक रहा? हाँ। कोई शक वाली बात तो नहीं हुई? नहीं, रूपलाल ने धीमे स्वर में कहा। वो सब इंस्पेक्टर यादव अवश्य बिना वजह चक्कर लगाता रहा। उसकी नजर हवलदार त्रिपाठी द्वारा लाई मजदूरनी पर है, उसके लिए ही। वो त्रिपाठी की बीवी है। ओह। यादव की तरफ ध्यान मत दो, त्रिपाठी की बीवी दीपा अपने आप यादव के मामले को संभाल लेगी, कश लेकर देवराज चांद ने गंभीर स्वर में कहा। दिन में तुम लोग बाहर काम करोगे और रात को अंदर, बहुत कम सोना मिल सकेगा। हम नींद लेने नहीं काम करने आए हैं, रूपलाल दृढ़ स्वर में मुस्कुराया। रात को यहाँ क्या काम करना है? देवराज चांद ने कश लेकर आगे बढ़ा और बैंक के साथ सटी कमरे की दीवार के पास पहुंचा और पांवों के बल नीचे बैठता हुआ धीमे स्वर में कह उठा। इधर ध्यान से देखो, यहां से हमने बैंक के भीतर प्रवेश करना है, यहां से रास्ता बनाना है। यहां पर इस फर्श से ऊपर 1 फुट के दायरे में दीवार को खोखला करना है, होल बनाना है, और ठीक इसके नीचे फर्श से नीचे की तरफ 1 फुट के दायरे में जगह को गहरा करना है। सावधानी से खोदकर मिट्टी निकालनी है। यानी कि इस प्रकार 2 फीट के दायरे में एक ऐसा होल रास्ता तैयार करना है जिसमें से सरक कर हम बैंक के भीतर दीवार के उस तरफ जा सकेंगे, देवराज चौहान ने कहा। रूपलाल के चेहरे पर गंभीरता उभरी। ऐसा संभव नहीं हो सकेगा। क्यों? दरवाजे के ठीक सामने ये जगह पड़ती है, कोई बाहर से भी भीतर देखे तो सामने ही ये सब होता नजर आएगा। ऐसे में देर सवेर हम लोग फंस सकते हैं। रूपलाल ने देवराज चौहान को देखा। ये मत भूलो कि ये पुलिस स्टेशन है, पुलिस वाले हर समय हर जगह इधर उधर मंडराते रहते हैं। कोई भी कमरे के भीतर होने वाली हरकत को आसानी से देख सकता है, भांप सकता है। तुम्हारा कहना अपनी जगह बिल्कुल सही है, देवराज चौहान ने गंभीरता से सिर हिलाया। लेकिन ये काम तो हमने करना ही है, यहां से हम भागने वाले तो नहीं। मैं भागने की बात नहीं कर रहा, रूपलाल बेचैनी से कह उठा। मेरी जान तो इन पुलिस वालों को आसपास मंडराते देखकर वैसे ही सूखी रहती है कि कहीं कोई नहीं पहचानेगा। ये तुम्हारे मन का वहम है, खुद में विश्वास जमाए रखो, देवराज चौहान ने कड़वे स्वर में पूछा। ये भरे पूरे इलाके का व्यस्तम पुलिस स्टेशन है,
यहाँ हर समय इतने केस, इतने झंझट रहते हैं कि पुलिस वालों को दाएं बाएं झांकने की फुर्सत भी नहीं होती। मुझे ही देखो, क्या ये लोग सपने में भी सोच सकते हैं कि देवराज चांद कभी वेश बदलकर पुलिस स्टेशन में आ सकता है, जबकि मैं सरेआम इन लोगों के बीच में घूम रहा हूँ। ऐसे में ये लोग मुझे कभी भी नहीं पहचान सकेंगे। रूपलाल खामोश सा देवराज चांद को देखता रहा। इन सब बातों को छोड़ो और काम की तरफ ध्यान दो, देवराज चांद ने कश लेते हुए कहा। तुम्हारा कहना सही है कि दरवाजे के 10 फीट से भी कोई कमरे में देखे तो कमरे में होने वाला काम उनकी नजर में आ जाएगा। लेकिन नजर में तो तब आएगा जब हम नजर में आने देंगे। अभी हमारे पास कम से कम 10 दिन पड़े हैं, जबकि मैं चाहता हूं कि काम 8 दिन में पूरा हो जाए, वक्त रहते निपट जाए। मेरी बात ध्यान से सुनो रूपलाल, जो कहता हूं वैसा ही करो, सब ठीक रहेगा। जैसा मैंने कहा है, तुमने उसी तरह रास्ता बनाना है। पहले फर्श से ऊपर 1 फुट की दीवार से ईंटें हटाने की अपेक्षा दीवार के नीचे फर्श से रास्ता बनाने का काम शुरू करना है। दीवार से ईंटें हटाना लंबा या कठिन काम नहीं है, ये बाद में भी जल्दी हो सकता है। फर्श से रास्ता बनाने में अवश्य कुछ देर लगेगी, क्योंकि जमीन को गहरा करना पड़ेगा और जमीन से निकलने वाली मिट्टी को रात को ही सावधानी से चुपचाप बाहर खुद रही नींवों में फेंक देना। सुबह खुदाई की मिट्टी के साथ वो मिट्टी भी बाहर पहुंच जाएगी। इतना ध्यान रखना कि दिन निकलने पर सीमेंट का ये फर्श बिल्कुल साफ हो, ऐसा कि कमरे में झांकने पर किसी को महसूस ना हो कि यहाँ कुछ हो रहा है। रूपलाल देवराज चांद को देखे जा रहा था। और जब दिन निकले तो ये बिस्तरे, देवराज चांद ने एक तरफ पड़े फटे पुराने मैले बिस्तरों की तरफ इशारा किया, जिन्हें उसने मजदूरों से ही खरीदा था। इन बिस्तरों को टूटे फर्श पर, यानी कि काम करने वाली जगह पर ढेर लगा दो, ताकि देखने वाले को लगे कि रात सोने के पश्चात सुबह होते ही बिस्तरों को यहाँ इकट्ठा कर दिया गया। ऐसा करने से किसी को शक नहीं होगा कि कमरे के भीतर कुछ हो रहा है। रूपलाल ने गंभीरता से सिर हिलाया। कमरे के भीतर काम करने के लिए तुम्हें जिन औजारों की जरूरत हो, वो भीम सिंह से कह देना। भीम सिंह काम के बाद जाने को कह रहा था। वैसे ये ठीक भी है कि कोई मजदूर चला गया और कोई रह गया। रूपलाल की निगाह देवराज चौहान पर थी। रात को काम के दौरान भीम सिंह दरवाजे के बाहर बिस्तरा बिछाकर सोया करेगा, ताकि अचानक कोई ना धमके। वैसे कमरे का दरवाजा भीतर से तो बंद होगा ही, और कमरे में तुम, पार्वती और दीपा रात को रहोगे। कोई भी बदलाव लाना हो तो रात को तुम बाहर सो जाना और भीम सिंह भीतर काम कर लेगा। मेरी बात समझ रहे हो रूपलाल? देवराज चौहान का स्वर धीमा था। हाँ, कोई बात समझ में ना आ रही हो तो वो पूछ लेना। कोई गलती नहीं होनी चाहिए। गलती नहीं होगी। सारा काम इस तरह चुपके से बेआवाज होना चाहिए कि भीतर की आवाज दरवाजे के बाहर सोया भीम सिंह भी ना सुन सके। ये बात हर वक्त अपने दिमाग में रखना कि इस कमरे के दाएं बाएं के कमरों में पुलिस वाले सो रहे होंगे, रात को आराम कर रहे होंगे, और रात को तो वैसे भी जरा सी आवाज बहुत ज्यादा गूंजती है। आवाज करके सारा मामला चौपट मत कर देना। मुझे काम करना आता है, रूपलाल ने गंभीर स्वर में कहा। हवलदार त्रिपाठी का कहना है कि सब इंस्पेक्टर यादव न जाने क्यों उस पर कुछ शक कर रहा है, इसलिए यादव से खास तौर से सावधान रहना, सबको बता देना। देवराज चौहान बोला। सब इंस्पेक्टर यादव दीपा में दिलचस्पी ले रहा है, तो दीपा से कह देना कि वो यादव को इसी तरह व्यस्त रखे। हवलदार त्रिपाठी एतराज नहीं उठाएगा कि? दीपा ने यादव को सिर्फ व्यस्त रखना है, उसका ध्यान अपनी तरफ से हटने नहीं देना है। मैं सिर्फ ये कह रहा हूँ, और किसी भी काम के लिए नहीं कह रहा हूँ। और किसी भी काम के लिए नहीं कह रहा हूँ। मौका मिलने पर त्रिपाठी के कान में भी ये बात डाल देना। ठीक है। खाना वगैरह यहीं ईंटों के चूल्हे पर बनाना। बाहर से लाओगे या बाहर जाकर खाओगे तो यूं ही किसी को शक हो सकता है। सारा काम वैसे ही करना है जैसे असली मजदूर करते हैं। वो तो ठीक है, लेकिन एक बात का जवाब दे दो। बोलो। तुम कहते हो कि बैंक में 12 करोड़ का सोना आएगा, और अगर ना आया तो? मेरी जानकारी के मुताबिक अगले शनिवार सोना बैंक के स्ट्रांग रूम में पहुंच जाएगा। देवराज चांद शांत गंभीर स्वर में बोला। और अगर किसी वजह से ना पहुंचा तो इसमें मेरी गलती नहीं होगी। जवाब में रूपलाल गहरी सांस लेकर रह गया। कहा कुछ नहीं। भीम सिंह से कह देना, कमरे में काम करने के लिए जिन औजारों की जरूरत है वो ला देगा। ठीक है। और वो मजदूरों का क्या करोगे?
सब इंस्पेक्टर यादव कह रहा था कि देख लूंगा, जरूरत पड़ी तो 2 असली मजदूर ले आऊंगा। ये बात तुम मुझ पर छोड़ दो। अगर कल मजदूर ना आए तो सब इंस्पेक्टर यादव किसी तरह का शक भी कर सकता है। तुम सिर्फ अपने काम की तरफ ध्यान दो। यादव को देखना मेरा काम है, देवराज चांद ने गंभीर स्वर में कहा और पलटकर आगे बढ़कर दरवाजे से बाहर निकलकर खुले में आ गया। रूपलाल भी पीछे पीछे बाहर आ गया। हवलदार सुंदर सिंह त्रिपाठी चंद कदमों के फासले पर खड़ा बीड़ी के कश ले रहा था। रूपलाल भीम सिंह की तरफ बढ़ गया। तभी पार्वती डंडा मारने के अंदाज में दीपा से बोली, अरे तू बैठी बैठी मुंह क्या ताक रही है? रोटी सब्जी बना, अंधेरा होने को आ रहा है। दीपा किसी बेहद शरीफ आज्ञाकारी औरत की तरह उठी और एक तरफ ईंटें उठाकर चूल्हा बनाने लगी। दोपहर को पार्वती 10 मिनट के लिए जाकर बाहर से आलू ले आई थी और अब पार्वती सब्जी के लिए उन्हीं आलूओं के टूटे फूटे चाकू से जैसे तैसे काट रही थी। साली सबको ही भीम सिंह समझकर रौब झाड़ती है। भीम सिंह कड़वे स्वर में बड़बड़ा उठा। उन सबके रंग रंग देखकर कोई कह भी नहीं सकता था कि वो मजदूर लोग नहीं है। देवराज चांद हवलदार त्रिपाठी के पास पहुंचकर बोला, अच्छा त्रिपाठी साहब, अब हमें इजाजत दीजिए। बढ़िया प्रसाद सिंह जी, हम सुबह फिर आएंगे। बगल में दबे बैग को ठीक करता हुआ देवराज चांद उसी अंदाज में कह उठा, हम ना भी आए, देरी से भी आए तो फिक्र की बात नहीं है। ये हमारी परमानेंट लेबर बिना रुके काम करती रहेगी। बहुत जल्दी सारा काम पूरा हो जाएगा। त्रिपाठी ने वहां से गुजरते एक दो अन्य पुलिस वालों पर निगाह मारते हुए बोला, मैं तो आप पर सारा काम छोड़कर निश्चिंत हो गया हूं प्रसाद सिंह जी। अच्छा जी, नमस्कार। देवराज चांद ने दोनों हाथ जोड़े। ठीक उसी समय सब इंस्पेक्टर सूरजभान यादव वहां पहुंचा। सबसे पहले उसकी निगाहों ने दीपा को तलाश किया, जो ईंटें रखकर चूल्हा जलाने में व्यस्त थी। फिर देवराज चांद से बोला, कहाँ जाने की तैयारी हो रही है ठेकेदार साहब? यादव पास पहुंचकर बोला, घर चले इंस्पेक्टर साहब, दिन भर इधर उधर भागकर थक जाते हैं, कुछ आराम कर लें। हाँ हाँ, आराम तो करना ही चाहिए। सुबह का हिसाब से यादव का सुर अब देवराज चांद के प्रति बदला हुआ था। काम तो होता ही रहता है। सुबह कितने बजे काम चालू होगा? हो जाएगा, 9 बजे तक हमारी परमानेंट लेबर काम शुरू कर देगी। बाहर की लेबर हो तो धत्ता दे जाती है, बीड़ी ज्यादा फूकती है और काम कम करती है। अपनी ये लेबर ऐसा नहीं करती इंस्पेक्टर साहब, दिल से काम करती है। देवराज चांद ने मुस्कुराकर कहा, वैसे हमारे ख्याल से तो नींव खोदने के लिए इतनी लेबर काफी थी, लेकिन आप कहते हैं तो क्या बाहर की लेबर लाकर काम जल्दी खत्म? ठेकेदार साहब, सब इंस्पेक्टर यादव ने दीपा पर निगाह मारकर जल्दी से कहा, वो तो मैं यूं ही कह रहा था, काम को इसी तरह धीरे धीरे चलने दीजिए। जल्दी क्या है, काम धीरे होगा तो बढ़िया होगा। जल्दबाजी में काम खराब भी तो हो सकता है। इतने मजदूर ही बहुत है। जैसा आप ठीक समझे इंस्पेक्टर साहब, हमारा क्या, हम तो कल सुबह 10 मजदूर लाकर खड़ा कर देंगे। नहीं नहीं, काम धीरे ही चलने दो। हवलदार त्रिपाठी भीतर ही भीतर जल भुन रहा था। वो सब समझ रहा था कि यादव अब किसी काम में जल्दी क्यों नहीं होने देना चाहता। यादव की निगाह दीपा पर थी। वो उसे अपने फेर में लेने के चक्कर में था। अगर ज्यादा मजदूर आ गए तो उसके ख्याल से वो दीपा को लेकर अपने मकसद में कामयाब नहीं हो सकेगा, जो कि त्रिपाठी के ख्याल से संभव ही नहीं था। ठीक है जी, देवराज चांद ने सिर हिलाकर बोला, धीरे धीरे ही चलने देते हैं। जब लेंटर पड़ेगा तब देखिएगा हमारा काम कि हम कैसे स्पीड उठाते हैं। अब ये खुदाई जैसे काम में क्या स्पीड उठाएं। अच्छा, अब हम चलते हैं, हमारे बच्चे हमारा रास्ता देख रहे होंगे। देवराज चांद ने दोनों हाथ जोड़कर यादव से कहा और बाहर जाने के लिए पुलिस स्टेशन की इमारत में प्रवेश कर गया। अगला दृश्य। रूपलाल के दिए सामान की लिस्ट लेकर जब भीम सिंह जाने लगा तो पार्वती उसके पास पहुंची। अब तेरे को क्या चाहिए? भीम सिंह का स्वर धीमा किंतु कड़वा था। तू कहाँ जा रहा है? पार्वती ने दांत भींच कर उसे घूरा। अपने ताऊ के लड़के, बकवास मत कर। तू उस चुड़ैल के पास जा रहा है ना? फालतू मत बोल। मैं, अगर तेरे यही ढंग रंग रंग रहे तो अपने बाप को बुलाना पड़ेगा। जो वो, अपने बाप का नाम ज्यादा मत लिया कर। तू ही बहुत है मेरी जिंदगी को। तू उस चुड़ैल के पास जा रहा है ना? वो ढाबे वाली, उसकी बात कर रही है तू? हाँ,
पार्वती ने दांत भींचे। वो चुड़ैल अब उसके पास नहीं जाता। भीम सिंह ने मुंह बिचका कर कहा। क्यों, लात मार दी उसने? पार्वती व्यंग से बोली। नहीं, मैंने उसे लात मार दी। तुमने? हाँ, क्योंकि मेरा काम निकल गया था। सत्यानाश हो तेरा। तू अपने बड़े बड़े दांतों वाला थोबड़ा बंद कर। भीम सिंह ने दांत भींचकर क्रोध से कहा। हराम की औलाद, हम यहाँ काम कर रहे हैं। चुपचाप मजदूर नहीं बन के रहे, वरना सारा भट्ठा बिठाएगी। पार्वती दांत पीस कर रह गई। तू मेरे को ऐसा बोला? मैं? साली, कुतिया। भीम सिंह की आंखें देख उठी। अगर तेरे कारण ये मामला फेल हुआ तो तेरी इस चुटिया से तेरा गला घोंट कर इन नीमों में दफन कर दूंगा। भीम सिंह का खतरनाक रूप देखकर पार्वती मन ही मन सहम उठी। तभी रूपलाल पहुंचा और कठोर निगाहों से पार्वती को देखा। बकवास कम किया करो। रूपलाल धीमे से गुर्राया। जा, अपना काम कर। पार्वती खामोशी से वहां से हट गई। रूपलाल ने सख्त निगाहों से भीम सिंह को देखा। तू भी जा। भीम सिंह चेहरे को सामान्य रखते हुए पलटा और पुलिस स्टेशन से बाहर निकल गया। अगला दृश्य। शाम के 7:30 बज रहे थे। हवलदार सुंदर सिंह त्रिपाठी जाने कहाँ था। दीपा ईंटों के बनाए चूल्हे पर जैसे तैसे रोटियां उतार रही थी। सब्जी बन चुकी थी। काफी हद तक अंधेरा फैल चुका था, इसलिए बल्ब की रोशनी वहां तक फैली नजर आने आने लगी थी। रूपलाल और पार्वती एक साथ बैठे दिखाने के लिए यूं ही गपशप फांक रहे थे। पिछवाड़े बने कमरों में कुछ पुलिस वाले थे जो आराम कर रहे थे। तभी हवलदार त्रिपाठी वहां आया। सब पर नजर मारी, फिर रूपलाल के पास आया। भीम सिंह कहाँ है? उसने धीमे स्वर में पूछा। वो गया, सुबह आएगा। त्रिपाठी पलटा तो चूल्हे पर रोटियां बनाती दीपा से निगाह टकराई। दीपा ने मुंह फेर लिया। त्रिपाठी उखड़े अंदाज में दीपा के पास पहुंचा और दबे स्वर में बोला। तुमने इतनी तंग चोली क्यों पहनी? आपने ही तो लाकर दी। सब इंस्पेक्टर यादव तुम्हारे यहाँ ही देखता रहता है। सब इंस्पेक्टर यादव तुम्हारे यहाँ ही देखता रहता है। त्रिपाठी ने दांत भींचे। मालूम है मुझे, लेकिन अब मैं क्या कर सकती हूँ? आपको बड़ी चोली लानी चाहिए थी। मुझे क्या पता था कि आपको तो पता ही है कि मुझे बड़ी चोली ही पूरी आएगी, और आप ले आए किसी बच्ची की चोली। दीपा ने बेहद आहिस्ता से कहा। खैर, कोई बात नहीं, देखने दीजिए यादव को। देखने दूं? मैं तो उसकी। नाराज मत होइए त्रिपाठी जी। दीपा ने त्रिपाठी को देखा। यादव देखता ही तो है, देख लेने दीजिए। मेरा या आपका कुछ घेस थोड़ी ना रहा है। हमें तो अपना काम निकालना है। क्या कहा? त्रिपाठी ने उसे घूरा। वो तुम्हारी चोली में नीचे तक देखता रहे और मैं खामोश रहूं? मैं तो। त्रिपाठी जी, होश में आइए। दीपा के माथे पर बल पड़े। हम यहाँ पर कोई खास काम कर रहे हैं। यादव को मारिए गोली। हमें तो अपने 1 करोड़ को देखना है। ऐसे लोग तो मिलते ही रहते हैं। वो हरामी कहता है मैं तुमसे बात करूं। कौन सी बात? अब मैं कैसे कहूं कौन सी बात? दिल तो करता है यादव की आंखें फोड़ दूं। फिर वही बात त्रिपाठी जी। बात को समझिए। हमें कुछ दिन निकालने हैं। उसके बाद कहाँ वो यादव और कहाँ हम। वो तो इंस्पेक्टर का वो तो सब इंस्पेक्टर बना रहेगा, और हम कहीं करोड़पति बनकर ऐश कर रहे होंगे। हवलदार सुंदर सिंह त्रिपाठी दांत भींचे दीपा को देखता रहा। अब जाइए भी। आपका मेरे पास ज्यादा देर रहना ठीक नहीं है। दीपा मुस्कुराकर बोली। ठीक तभी त्रिपाठी के कानों में सब इंस्पेक्टर यादव की आवाज पड़ी। हवलदार त्रिपाठी। यस सर। त्रिपाठी फौरन सीधा होकर पलटा। जरा अंदर आना, कहकर यादव दरवाजे से वापस पुलिस स्टेशन के कमरे में प्रवेश कर गया। त्रिपाठी ने अपने चेहरे के भावों को सामान्य किया और दरवाजे की तरफ बढ़ गया। दरवाजे से भीतर प्रवेश करते ही वहां खड़े यादव ने उसकी कलाई पकड़ी और एक तरफ ले गया। मैं जानता था। यादव के चेहरे पर खुशी की लहरें फूट रही थी। मुझे मालूम है त्रिपाठी, तुम बहुत काबिल इंसान हो। सारा काम निपटा लोगे। क्या कहती है वो? मान गई? कौन? हवलदार त्रिपाठी के खून में उबाला उठा।
अरे वही दोई, तुम उससे बात कर रहे थे, मामला फिट हो गया ना? यादव हौले से था। नहीं सर, मैं चाहकर भी अपनी बात उससे न कह सका। क्या कह रहे हो त्रिपाठी? सर आप तो जानते ही हैं कि ठेकेदार प्रसाद सिंह मेरा दूर का रिश्तेदार है। अगर बात खुल गई तो बिरादरी में इज्जत उतर जाएगी। ये बहुत बड़ी दिक्कत है सर। त्रिपाठी ने मुंह लटका कर कहा। क्या बकवास लगा रखी है तुमने? यादव झल्लाया। छोटा सा काम तुम नहीं कर सकते? त्रिपाठी खामोश रहा। भीतर ही भीतर उसका क्या हाल था ये तो वही जानता था। उसे इशारा भी नहीं दिया तुमने? दे नहीं सका। त्रिपाठी ने गहरी सांस ली। तुम्हारे बस के नहीं है औरतों के मामले। यादव ने उसकी बांह छोड़ते हुए तीखे लहजे में कहा। तुम सिर्फ कमरे ही बनवा सकते हो। अब देखना मैं कैसे दोई से सारा मामला फिट करता हूं। हवलदार सुंदर सिंह त्रिपाठी खून का घूंट पीकर रह गया। तुम तो आजकल कमरे बनवाने की ड्यूटी पर हो। काम खत्म खत्म हो चुका है। अब घर जाओगे? त्रिपाठी का बस चलता तो वो सारी रात वहीं बिता देता, लेकिन वो यादव की निगाहों में शक का कारण नहीं बनना चाहता था। हाँ, अब तो घर ही जाऊंगा। जाओ, दोई को मैं आसानी से संभाल लूंगा। त्रिपाठी ने होंठ भींच लिए। उस पर निगाह डाले बिना सब इंस्पेक्टर यादव अपनी टेबल की तरफ बढ़ गया। अगला दृश्य। इस बात के 10 मिनट बाद ही एक कांस्टेबल कुर्सी उठाए पुलिस स्टेशन के पिछवाड़े वाले हिस्से में पहुंचा और चूल्हे पर रोटियां उतारती दीपा के पास कुर्सी रख गया। दीपा ने कुर्सी और कांस्टेबल को देखा, परंतु कहा पूछा कुछ नहीं। अपने काम में व्यस्त रही। चंद कदम दूर बैठे रूपलाल और पार्वती ने भी ये सब देखा। आधे मिनट बाद ही यादव ने वह कदम रखा और शान से आगे बढ़ते हुए कुर्सी पर आ बैठा, बिल्कुल दीपा के सामने। वो चेहरा धोकर आया था और बाल भी संवारे हुए थे। रूपलाल और पार्वती ये सब देखकर भी लापरवाह बने रहे। बल्ब की पर्याप्त रोशनी थी वहां, परंतु चूल्हे में जल रही आग की रोशनी में दीपा बहुत खूबसूरत लग रही थी। चूल्हे की सुर्ख आग में चमकती उसकी छातियां कहर ढा रही थी। सब इंस्पेक्टर यादव मुस्कुराया तो दीपा ने शर्माकर नजरें झुका ली। यादव ने कुर्सी को कुछ और उसके करीब सरकाया। जब तुम शर्माती हो तो मुझे बहुत अच्छी लगती हो, यादव धीमे से बोला। दीपा शर्माने की ही मुद्रा में रही। रोटियां भी बनाती जा रही थी। तुम्हें किसी ने कहा नहीं कि तुम बहुत खूबसूरत हो? यादव ने दिलकश अंदाज में कहा। कहा था? अच्छा, किसने? वो जो इंस्पेक्टर साहब है ना, जो कुछ देर पहले यहां से गए हैं, उन्होंने। ओह। यादव ने समझने वाले भाव में सिर हिलाया। तो त्रिपाठी अपना चक्कर चला रहा है। मैंने तुम्हें पहले भी कहा था कि वो इंस्पेक्टर नहीं है, यादव भड़क कर बोला। इंस्पेक्टर मैं हूं, वो तो मामूली सा हवलदार है। लेकिन वो तो कह रहा था कि आप हवलदार हैं, दीपा भोलेपन से बोली। भौंकता है साला, आने दो उसे। मैं नहीं नहीं, दीपा घबराहट दिखाकर बोली। उससे कुछ मत कहिएगा। वो नाराज हो गया तो ठेकेदार जी से कहकर मुझे नौकरी से निकलवा देगा। उसके बाद दूसरी जगह काम। ठीक है, नहीं कहता। यादव की निगाह पुनः उसकी चोली पर जा अटकी। लेकिन याद रखना, वो मेरे को सलाम करने वाला हवलदार है और मैं सब इंस्पेक्टर हूं। समझ गई? जी साहब जी। दीपा सिर झुकाए चूल्हे पर मोटी मोटी रोटियां उतारने में व्यस्त थी। बैठने का अंदाज ऐसा था कि यादव को चोली में देखने में दिक्कत ना हो। यादव कई पलों से हक्का बक्का सा उसकी चोली में देखे जा रहा था। अब जाइए भी, दीपा प्यार से दिल हिला देने वाले अंदाज में बोली। तुम्हारे सामने से उठने का दिल नहीं करता दोई। हटिए, आप तो वैसे ही मजाक करने लगे। कैसा? जैसा वो हवलदार कर रहा था। हवलदार? अच्छा हवलदार। हाँ वही वही। जरा ये कमरे बन जाने का मामला निपट लेने दो, फिर देखूंगा उस हवलदार को। यादव कुड़ कर बोला। वो क्यों जी? यादव ने रेस्ट रूम में बैठे पुलिस वालों पर निगाह मारी, फिर सिर आगे करके बोला। दोई, मैंने उस हवलदार से कहा था कि मेरी तरफ से तुम्हें कहे कि तुम बहुत अच्छी लगती हो इंस्पेक्टर साहब को, और मैं तुम्हें अकेले में मिलना चाहता हूँ। लेकिन साले ने सारा उलट पुलट कर दिया। अकेले में? दीपा ने आंखें फाड़ कर यादव को देखा।
यादव ने बत्ती सी फाड़ी। हाँ। वो क्यों साहब जी? नहीं समझी? नहीं। दीपा ने भोलेपन से सिर हिलाया। अकेले में बैठकर मैं तुम्हारा हाथ अपने हाथों में लेकर तुमसे प्यार भरी बातें करूंगा, अपने दिल की बात तुमसे कहूंगा, तुम्हारे दिल की बात सुनूंगा, इतने में ही सुबह हो जाएगी। ऐसी बातें मत कीजिए साहब जी, हमें शर्म आती है। अरे इसमें शर्म की क्या बात? तभी दीपा बात काटकर बोली, साहब जी, आप मेरे आदमी को भी पुलिस में भर्ती करवाकर डंडा पकड़वा दो ना। आदमी? यादव सक पकाया। तेरा आदमी भी है? जब औरत है तो उसका आदमी भी तो होगा ना। हाँ हाँ, कोई बात नहीं, आदमी है तो क्या हो गया। यादव की निगाह चोली पर थी। तो उसे भी डंडा पकड़वा दोगे ना साहब जी? हाँ हाँ, उसे भी पकड़वा दूंगा। मेहरबानी होगी साहब जी। दीपा दिलकश अंदाज में मुस्कुराई। तुम खाना वगैरह खा लो, रात को हम मीठी मीठी बातें करेंगे, तुम्हें बहुत अच्छा लगेगा। नहीं नहीं, मुझे डर लगता है, दीपा घबराने वाले अंदाज में बोली। डर कैसा? मैं पुलिस वाला। साहब जी, वो जो बैठी है ना, दीपा ने पार्वती को देखा, वो मेरे आदमी की बहन है, वो मेरे आदमी को सब कुछ बता देगी। सब इंस्पेक्टर यादव ने घूर कर पार्वती को देखा। तुम फिक्र मत करो, मैं अभी नहीं साहब जी, फिर कभी। इतना सुनते ही यादव का दिल उछल पड़ा। उधर पार्वती रूपलाल के कान में फुसफुसाकर बोली, हरामजादा उसे पटाने के चक्कर में है। पटाने दे, तू चुपचाप बैठी रहे। शक्ल तो देख साले की, कैसे लार टपक टपक रही है। पार्वती ने सख्त स्वर में कहा। तू थोबड़ा बंद करके बैठी रहे, तेरे को देखकर तो मेरी लार ही नहीं टपकी। रूपलाल ने तीखे स्वर में कहा। पार्वती ने खा जाने वाली निगाहों से रूपलाल को देखा, फिर उठ खड़ी हुई। तो जल्दी ही वक्त निकालना। यादव ने होठों पर जीभ फेरी। तुम बहुत खूबसूरत हो। मैं अभी तेरे से 4 रोटियां भी नहीं बनी। पास पहुंचते हुए पार्वती बोली, जोरों से भूख लगी है, बातें करनी ज्यादा जरूरी है क्या? उठ, मैं बनाती हूँ। दीपा बिना कुछ कहे जल्दी से उठी और रूपलाल की तरफ बढ़ गई। पार्वती दीपा की जगह बैठकर रोटियां बनाने लगी। नक्शा बदलते ही सब इंस्पेक्टर की आंखों का स्वाद खराब हो गया। वो उठने लगा। बैठिए ना, पार्वती मुस्कुराकर बोली। जा क्यों रहे हैं? काम है मुझे, यादव रोब भरे स्वर में बोला। हम पुलिस वालों के पास फुर्सत नहीं होती। कब से तो आप यहाँ बैठे? वो तो मैं अपनी पीठ सीधी करने आया था। यादव कुर्सी से उठ गया। बहुत जल्दी सीधी हो गई, पार्वती ने प्यारी सी हंसी हंसकर बोली। सब इंस्पेक्टर यादव ने कुछ नहीं कहा और दरवाजे की तरफ बढ़ गया। पार्वती सड़ी निगाहों से यादव को जाते देखती रही। साला, पार्वती ने सख्त स्वर में हड़बड़ा उठी। जहां कटी घास पड़ी है वहां मुंह नहीं मारता। हरे भरे मजबूत पक्के जंगल को काटने की फिराक में है। खोपड़ी में इतनी समझ नहीं कि घास तो घास ही होती है, बेशक वो हरे जंगल की हो या सड़क के किनारे की। अगला दृश्य। भीम सिंह जब पुलिस स्टेशन से निकला तो सबसे पहले रूपलाल के बताए सामान को खरीदा। उसके बाद अंग्रेजी का हाफ लेकर घर पहुंचा। मन में कम से कम ये तो चैन था कि घर जाकर आराम से पिएगा। सड़ियल पार्वती तो उसके सिर पर सवार नहीं होगी। रात को टुन होकर सोएगा। दिन भर फावड़ा कुदाल चलाते चलाते उसका बदन हद से ज्यादा टूट कर चूर हो रहा था। आराम की जरूरत महसूस कर रहा था वो। वैसे मन ही मन अब ये आशा जाग पड़ी थी कि वो लोग डकैती कर लेंगे। पुलिस स्टेशन में उनके लिए कोई खतरा नहीं है। वरना पहले तो वो पुलिस स्टेशन में घुसने के नाम पर भी घबरा रहा था। लेकिन आज उसे विश्वास हो गया था कि मजदूर के रूप में उसे कोई नहीं पहचान पाएगा। वो देवराज चौहान के दिमाग की दाद दे रहा था। सॉरी दोस्तों, यहाँ कुछ ना मिस प्रिंटिंग है। पहचान नहीं पाएगा कैसे आ गया यहाँ। हम्म, चलिए शुरू करते हैं आगे, कोई नहीं। वो देवराज चौहान के दिमाग की दाद भी दे रहा था कि रास्ता खतरनाक ही सही, परंतु डकैती के लिए सुरक्षित रास्ता निकाला है। वरना ऐसी योजना तो किसी के दिमाग में आ ही नहीं सकती। घर के करीब पहुंचते ही भीम सिंह की आंखों में अजीब से भाव उभरे। घर की लाइटें ऑन थी, जबकि बाहर दरवाजे पर तो ताला पड़ा होना चाहिए था।
चाबी उसकी जेब में थी। फिर भीतर कौन है? भीम सिंह जल्दी से आगे बढ़ा और दरवाजा थपथपाने लगा। उसे कुछ समझ नहीं आ रहा था। दरवाजा खुला। खोलने वाले को देखकर भीम सिंह की सिट्टी पिट्टी गुम हो गई। सामने पक्की उम्र यानी 55-57 साल का हल्दीराम खड़ा था। किसी जमाने में उसका गुरु और पार्वती का बाप, मतलब कि अब उसका ससुर। हल्दीराम मूंछों पर ताव देकर अपने खतरनाक अंदाज में मुस्कुराया। आ बेटे भीम सिंह, मैं तो दोपहर से ही यहाँ बैठा हूँ। नमस्कार नमस्कार। भीम सिंह सख्ते किसी हालत में बाहर निकला, भीतर आया और रूपलाल के मंगवाए सामान को एक तरफ रखकर पैंट में फंसा विस्की का हाफ निकालकर टेबल पर रखा। हल्दीराम दरवाजा बंद करके पलटा। तो तू गुरु के सामने, उस्ताद के सामने शराब पिएगा? अब तो आप मेरे ससुर हैं, रिश्ता बदल चुका है। भीम सिंह मुस्कुराया। वैसे दिल ही दिल में तो सोच रहा था कि कुर्सी उठाकर इस हरामी के सिर पर दे मारे। हल्दीराम को देखते ही उसका मूड खराब हो गया था। अब तो तू बहुत समझदार हो गया भीम सिंह। हल्दीराम हंसा। आपका चेला हूं, समझदारी तो मुझे आपसे ही मिली है। कहने के साथ ही भीम सिंह किचन की तरफ बढ़ गया। वापस आया तो हाथ में सिर्फ एक ही गिलास था। भीतर ही भीतर भीम सिंह सावधान था। हल्दीराम को जितनी अच्छी तरह वो जानता था, दूसरा कोई नहीं जानता था। एक नंबर का मक्कार, हरामी, कमीना और भी सब कुछ था। तारीफ के लायक कोई ऐसी बात नहीं थी जो हल्दीराम में ना हो। भीम सिंह हल्दीराम से दूर रहना ही पसंद करता था। हल्दीराम का यहाँ आना जाने क्यों भीम सिंह को बहुत खल रहा था। एक ही गिलास लाया? हल्दीराम हंसा। दूसरे की गुंजाइश ही कहाँ है ससुर जी, जितनी है ये तो मेरी खुराक। भीम सिंह मुस्कुराया। पी पी, मेरे पास अपनी बोतल रखी है। तो खोल लीजिए दोनों, अभी मूड नहीं बना पीने का। ये तुमने मजदूरों वाले क्या कपड़े पहन रखे हैं, मिट्टी से सने पड़े हैं। हल्दीराम बैठता हुआ सामान्य स्वर में बोला। किसी चक्कर में है क्या? थोड़ा बहुत तो चलता ही रहता है। भीम सिंह विस्की को गिलास में डालता हुआ बोला। यही तो धंधा है हमारा। भीम सिंह को गहरी निगाहों से देखते हल्दीराम ने सिगरेट सुलगाई। 2-3 दिन पहले पार्वती बेटी आई थी मेरे पास। भीम सिंह ने एक ही सांस में गिलास खाली किया, दूसरा बनाया, फिर हल्दीराम को देखा। वो बता रही थी कि तुम कहीं पर बहुत ही मोटी डकैती डालने जा रहे हो, करोड़ों का मामला है। भीम सिंह ने दिल ही दिल में सैकड़ों गालियां पार्वती को दे डाली। और क्या कहा? इतना ही बताया। पार्वती ने दोबारा आने को कहा, लेकिन उसके बाद आई नहीं। मैंने सोचा मैं ही हो आऊं। बहुत देर से तेरे को भी नहीं मिला था, तुझसे भी मिल लूंगा। कहाँ कर रहा है डकैती? हल्दीराम गंभीर था। भीम सिंह सकपकाया, हिचकिचाया। दूसरा भाग, आधा गिलास दो ही घूंट में खाली किया। क्या हुआ? तेरी तबीयत तो ठीक है? जवाब ना देते पाकर हल्दीराम कठोर स्वर में बोला। ससुर जी। खोपड़ी में नशा भरा तो भीम सिंह को हिम्मत आई। दूसरों के मामले में टांग अड़ाने की आपकी पुरानी आदत गई नहीं अभी तक। किसी को खाता देख नहीं सकते आप। क्या बकता है तू? हल्दीराम के होंठ बिच गए। मैं कहाँ डकैती कर रहा हूं, कहाँ नहीं, छोड़िए इस बात को। आपको क्या लेना देना? मेरी तरफ देख। हल्दीराम ने गुर्राहट भरे लहजे में कहा। भीम सिंह ने हल्दीराम के चेहरे को देखा तो आधा नशा उतर गया। अब बता, कहाँ कर रहा है डकैती? बैंक में। साथ में कौन है? 3-4 लोग और भी हैं। भीम सिंह ने हाथ में पकड़े गिलास को खाली किया। लेकिन आप रंग में ड- लेकिन आप रंग में भंग मत डालिएगा। इस बार माल हथियाने वाला आपकी दाल नहीं गलने इस बार माल हथियाने वाली आपकी दाल नहीं गल सकती। क्यों? क्योंकि एक बहुत ही खतरनाक इंसान इस डकैती में है। ये डकैती उसी की है। खतरनाक इंसान? तू मुझे नहीं जानता? भूल गया क्या जो? आपको कैसे भूल सकता हूँ ससुर जी। मेरे जैसे लाखों चेले आपसे दादाई के गुर सीख कर निकले हैं। लेकिन मैं जिस इंसान की बात कर रहा हूँ, वो आप जैसों को जेब में लिए घूमता है। अच्छा? हल्दीराम की आंखों में क्रूरता के भाव चमके। कौन है वो? देवराज चौहान। देवराज चौहान?
हल्दीराम की आंखें सिकुड़ी। वो जो डकैतियां करता है, और हाँ वही। अब उसके मामले में आप हाथ डालेंगे तो सोचिए क्या होगा आपका। हल्दीराम के चेहरे पर वहशी मुस्कान उभरी। माना कि वो देवराज चौहान है, खतरनाक आदमी है, लेकिन मैंने सारी उम्र अपराध की दुनिया में यूं ही नहीं बिता दी। करोड़ों का मामला है तो खतरा मोल लेना बेवकूफी नहीं होती। क्या क्या कैसे हो रहा है मुझे बता, फिर तो मैं देखूंगा कि डकैती का करोड़ों का माल कैसे मेरे हाथ आ सकता है। भीम सिंह के चेहरे पर सख्ती और दृढ़ता के भाव उभरे। नया पैग उसने तैयार किया। ससुर जी, भीम सिंह की आवाज में दृढ़ता थी, ये ठीक है कि मैं आपका चेला हूं और हमेशा आपसे दब कर रहा हूं, लेकिन इस बार आप मुझसे कोई उल्टी आशा मत रखिए। यह देवराज चौहान की डकैती है, किसी सड़क छाप की नहीं। और देवराज चौहान तो यह भी पसंद नहीं करता कि उसके मामले को कोई देखे, जबकि आप तो बहुत खतरनाक बात कह रहे हैं। जो भी हो, मैं देवराज चौहान के खिलाफ नहीं चलूंगा। डकैती के बारे में आपको कुछ नहीं बताऊंगा। हल्दीराम का चेहरा खतरनाक भावों से भर उठा। ये पहली बार था कि जब भीम सिंह ने इंकार में सख्त स्वर में हल्दीराम को जवाब दिया था। भीम सिंह, तू हवा में उड़ रहा है। मैं ससुर जी, बात को यहीं खत्म कीजिए। कुछ कहने सुनने का कोई फायदा नहीं। भीम सिंह ने बात काटकर घूंट भरते हुए कहा, इस डकैती के बारे में मैं आपको एक बात भी नहीं बताऊंगा, और पहली बार सलाह दे रहा हूं कि देवराज चांद के मामले से बहुत दूर रहिए। हल्दीराम के चेहरे पर दरिंदगी का भूचाल उभरा। तू मेरे को, हल्दीराम को सीख देता है, जिससे सीख सीख कर तू बड़ा हुआ। 20 साल का हो गया था तू, पतलून पहनने की तुझे तमीज नहीं थी, भूखा मरता था। मैंने तुझे शिक्षा देकर एक्सपर्ट ताला तोड़ बना दिया, पांव पर खड़ा कर दिया। इसलिए नहीं कि वक्त आने पर तू मेरे सामने जुबान खोले। विस्की के नशे में भीम सिंह के चेहरे पर कड़वे भाव उभरे। मैंने गुरु दक्षिणा दे दी है, मेरे ऊपर आपका कोई एहसान उधार नहीं बचा। कब दी तूने गुरु दक्षिणा? हल्दीराम क्रूर स्वर में बोला, इससे बड़ी गुरु दक्षिणा और कोई हो ही नहीं सकती कि मैंने पार्वती से आपके कहने पर शादी कर ली, और जैसे भी हो घर को बसा कर रखा हुआ है। नहीं तो आप भी अच्छी तरह से जानते हो कि पार्वती कैसी आदतों की मालिक है। बकवास मत कर। भीम सिंह ने मुंह बनाकर विस्की का घूंट भरा। ये नशे का ही असर था कि भीम सिंह हल्दीराम जैसे खतरनाक आदमी के सामने बोले जा रहा था। नहीं तो होश में हल्दीराम के सामने सिर्फ सिर ही हिलता था। भीम सिंह, हल्दीराम मूंछों पर उंगली फेर कर क्रूरता भरे स्वर में कह उठा, तू अच्छी तरह जानता है मेरी आदत को। मैं किसी की फालतू बात नहीं सुनता, और जो कहता हूं उसका जवाब लेना पसंद करता हूं। ये मत समझ कि मैं बूढ़ा हो गया हूं। ये जुदा बात है कि अपना फैलाव मैंने कम कर दिया है, धंधे काफी हद तक समेट लिए हैं, परंतु मैं वही हल्दीराम हूं जिसके कारनामों की तारीफ करता तो थकता नहीं था, और हर वक्त मेरी सेवा में हाजिर रहता था। आज भी मेरा गैंग है, मेरे आदमी हैं, मेरे चर्चे अवश्य कम हैं, और एक मिनट की भी फुर्सत नहीं है मुझे। करोड़ों का मामला ना होता तो मैंने इस तरफ आना भी नहीं था। करोड़ों का माल हो तो हम जैसे लोग फौरन कूद जाते हैं, सोचते नहीं है कि देवराज चांद का मामला है या किसी और का। भीम सिंह उखड़े अंदाज में घूंट भरता रहा। उसका विस्की का मजा खराब हो गया था। कोई और होता तो अब तक भीम सिंह ने उसे दफा कर देना था, लेकिन वो हल्दीराम था, खूंखार, खतरनाक इंसान। डकैती का सारा मामला बता मुझे, हल्दीराम ने सख्त और अधिकार भरे स्वर में कहा। भीम सिंह ने हल्दीराम को देखा, फिर गिलास में मौजूद विस्की पर निगाह टिका दी। नहीं। भीम सिंह की आवाज पहले की तरह दृढ़ थी। आपको अच्छा लगे या बुरा, लेकिन इस डकैती के सिलसिले में मैं आपको कोई बात नहीं बताऊंगा, क्योंकि ये डकैती देवराज चौहान जैसे खतरनाक इंसान की है, और मैं इस बात को भी नहीं पसंद करूंगा कि आप इस डकैती में किसी प्रकार का दखल दें। हल्दीराम का चेहरा दरिंदगी से सुलग उठा। अगर तू मेरा दामाद ना होता तो मैं तेरे इस जवाब पर मैंने तुझे खत्म कर दिया ना था, और तेरी लाश का भी किसी को पता नहीं चलना था कि कहाँ गई। किस्मत वाला है तू कि मेरे हाथों से बच रहा है।
भीम सिंह ने व्याकुलता से पहलू बदलकर विस्की का घूंट भरा। वो जानता था कि हल्दीराम जो कह रहा है सच कह रहा है। कत्ल करके लाशों को सिरे से गायब कर देने में हल्दीराम बेहद एक्सपर्ट है। कई पलों तक उनके बीच खामोशी रही। हल्दीराम एक तरफ बढ़ा और अपनी रखी बोतल उठा लाया। उसकी सील खोलकर सीधे सीधे बोतल को होंठों से लगाकर घूंट भरा। चेहरे पर क्रोध और दरिंदगी के भाव नाच रहे थे। तो तेरा ये फैसला पक्का है कि तू डकैती के बारे में मुझे कुछ नहीं बताएगा? भीम सिंह खामोश रहा। पार्वती कहाँ गई है? हल्दीराम ने बोतल से सीधे सीधे दूसरा घूंट भरा। भीम सिंह के चेहरे पर बेचैनी नाची। हल्दीराम की सुर्ख आंखें भीम सिंह पर जा टिकी। मैंने अपनी बेटी के बारे में पूछा है। वो 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 भी इस डकैती में काम कर रही है। भीम सिंह ने कठिनता से कहा। क्षण भर के लिए हल्दीराम के चेहरे पर हैरानी उभरी। फिर वो ठहाका लगा उठा। वाह, ये खबर तो बढ़िया दी तूने भीम सिंह। पार्वती भी इस डकैती में काम कर रही है। दिल खुश कर दिया तूने। फिर एकाएक हल्दीराम के चेहरे पर क्रूरता के भाव उभरे। सुन, कान खोल कर सुन ले भीम सिंह। इस बार मैं इनकार नहीं सुनूंगा। मुझे पार्वती से मिलना है, समझा? जैसे भी हो उसे यहाँ भेज। मैं यहीं बैठा हूं। भीम सिंह ने हल्दीराम को देखा, बोला कुछ नहीं। डकैती कब होनी है? एकाएक हल्दीराम ने पूछा। 8-10 दिन पड़े हैं। फिर तो कोई चिंता नहीं। हल्दीराम ने बोतल से घूंट भरकर कहर भरे स्वर में कहा। ना ही मुझे कोई जल्दी है। मैं यहीं बैठा हूं, टिका हूं, जमा हूं। पार्वती से कह देना वो आ सकती है ना? हाँ, 2-3 घंटे के लिए तो आ ही सकती है। भीम सिंह के चेहरे पर नापसंदगी के भाव थे। आधा घंटा ही बहुत है। मैंने तो सिर्फ उससे बात ही करनी है। कब भेजेगा उसे? जब भी उसे आने का मौका लगेगा। कल या फिर परसों। पक्का नहीं कह सकता। कोई बात नहीं। हल्दीराम जहरीले अंदाज में हंसा। 4 दिन बाद आ जाए। मैं यहीं पर जमा हूं। अब पार्वती को भेजना तुम्हारी जिम्मेवारी है। नहीं तो तू भी जानता है कि मैं तेरा क्या हाल करूंगा। भेज दूंगा। आ जाएगी वो। भीम सिंह अपना क्रोध दबाते हुए बोला। मन ही मन वो खुद को कोस रहा था कि वो यहां आया ही क्यों। वहीं रहता, तब कम से कम हल्दीराम से वास्ता ना पड़ता। डकैती की बात तो ना हो पाती। उसे पार्वती पर बहुत गुस्सा आ रहा था कि अपने बाप के पास डकैती के बारे में बताने क्यों गई। हल्दीराम के इस हल्दीराम के इस मामले में आने का मतलब था कि वो सब कुछ हो जाना जो किसी कीमत पर नहीं होना चाहिए था। चलिए दोस्तों, आज इस कहानी को यहीं रोकते हैं। ये 5वां भाग है। देवराज चौहान की कहानी में लुटेरे ना हो, ऐसा हो ही नहीं सकता। और फिर वैसे भी हर आदमी अपने आप को शहंशाह समझता है। हर आदमी को लगता है कि वही है सवा शेर, बाकी सब तो शेर हैं। खैर, आपको क्या लगता है? ये मुझे तब भी शक हुआ था जब जब देवराज चौहान बात करके गया था ना भीम सिंह से, तो वो ताला लगाकर फटाफट कहीं चली गई थी टैक्सी पकड़ कर की बीवी पार्वती। तेल तेल चुपड़ने वाली अपने चेहरे पर। तो वैसे बहुत अच्छा कैरेक्टराइजेशन किया है ना। होते हैं ऐसे कई लोग, आप लोग भी मिले होंगे ऐसे कुछ लोगों से जो सरसों के तेल का जरा ज्यादा ही इस्तेमाल करते हैं। और जाने क्यों उन्हें महसूस भी नहीं होता कि भाई ये मतलब इतना तेल नहीं लगाया जाता शरीर पर। हाँ, सरसों के तेल की उपयोगिता है, लेकिन बालों में भी एक हद तक ही लग सकता है और चेहरे पर तो बिल्कुल भी नहीं। लेकिन क्या कह सकते हैं, अपने अपने विचार है। तो खैर, बहुत अच्छा लग रहा है दोस्तों आप सबके कमेंट्स पढ़कर। मैंने आज ही एक अपना फर्ज समझते हुए मुझे लगा कि मैं आप लोगों की क्यूरियोसिटी बढ़ाऊं, आप लोगों का इंटरेस्ट बढ़ाऊं इस बात को जानने में कि और कौन कौन सी कहानियां लाने का विचार है। तो मैंने ऑलरेडी उनको सीरियल वाइज लगा रखा है।
पहले कौन सी, फिर कौन सी, फिर कौन सी, फिर कौन सी, ताकि जैसे ही ये खत्म हो तो अभी हम आतंक का दौलत खतरे में देख रहे हैं, सुन रहे हैं। सॉरी। इसके बाद हम आतंक का पहाड़ सुनेंगे, उसके बाद फिर रॉबरी किंग, उसके बाद जुआ घर, उसके बाद जो मुझे लग रहा है कि होनी चाहिए, यानी जो मेरी पसंद है, रफ्तार, फिर गेम, फिर मुखबिर, और फिर 52 पत्ते। ये ऑर्डर ठीक रहेगा मेरे ख्याल से। वैसे मेरी दो और कहानियां हैं जो मेरी मुझे बहुत पसंद है, और हो सकता है आप में से बहुत लोगों ने वो सुनी हो या ना सुनी हो, मतलब पढ़ी हो या ना पढ़ी हो। मैंने वैसे ढूंढा, वो है नहीं कहीं। और उन दो कहानियों को, क्योंकि वो सच में बहुत अच्छी कहानियां हैं, और उन दोनों कहानियों को मैं तब पेश करूंगा जब हमारे पास कम से कम 500 सब्सक्राइबर हो जाएंगे। बनता है इतना तो उन दोनों कहानियों को इतने लोगों तक शेयर करना। तो आप सबसे, जो भी हमारे दोस्त सुन रहे हैं और सब्सक्राइब नहीं कर रहे हैं, तो आप सबसे रिक्वेस्ट है कि सब्सक्राइब भी कर लीजिए। तो चलिए, अगले भाग में मिलते हैं। तब तक के लिए आप सब सुखी रहें, स्वस्थ रहें, खुश रहें। कहानी वार्ता सुनते रहें अपने दोस्त विक्रम के साथ। जय हिंद, वंदे मातरम।